Hello everyone, I welcome you all on my channel. Today topic of discussion is contraception. कॉपर टी एंड कम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमने पहले ही एक वीडियो में कर ली थी, ठीक है, एंड बाकी सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है. सो इट्स कॉन्ट्रासेप्शन पार्ट 2, ठीक है. उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसलिए हम उसे पहले डिस्कस करते हैं. पार्ट एंड वही होगा. लास्ट ईयर 5 ईयर्स के PYQ हम डिस्कस करते जाएंगे साथ के साथ, ताकि हमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो हमें साथ के साथ पता चलते रहें, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है. ये नीट PG 2020 का क्वेश्चन है. नॉट यूज एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन डायनाजोल कॉपर टी RU486 इन हाई डोज ईस्ट्रोजन. चलिए समझते हैं कंसेप्ट क्या होता है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का. 3 तरह के ड्रग्स होते हैं जो एक लेडी को प्रेग्नेंट नहीं होने देते. नंबर 1 इज़ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है. नंबर 2 इज़ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एंड नंबर 3 इज़ अबॉर्शन. इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों के पीछे का कंसेप्ट क्या है, आइए समझते हैं, ठीक है. हमें पता है कंसीव करने के लिए कॉइटस होता है, और कॉइटस के बाद जो है स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन होती है, और वो फर्टिलाइज जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट इम्प्लांट करता है, ठीक है, यूट्रस में आके. तो बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं, कॉइटस एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है. तो कॉन्ट्रासेप्शन ड्रग्स कौन से होते हैं, जो भी मेजर्स क्या होते हैं, जो भी हम कॉइटस से पहले लेते हैं डॉक्टर से जाके, ठीक है, तो उसको हम जो है कॉइटस से पहले जो मेजर्स लेते हैं उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स बोलते हैं, ठीक है. और एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, जो हम कॉइटस के बाद मेजर्स लेते हैं, ठीक है. तो हम चाहते हैं कि वो अपना असर जो है वो इम्प्लांट ना होने दें, ठीक है. जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं वो जो है वो हम लेते क्वाइटस के बाद है, और वो हम चाहते हैं वो इम्प्लांटेशन ना होने दें. आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बीच का ड्यूरेशन 6 दिन होता है, 6 डेज होता है. तो हम चाहते हैं कि ये ड्रग्स जो हैं इसी ड्यूरेशन में अपना काम दिखा दें और इम्प्लांटेशन ना हो और लेडी प्रेगनेंसी से बच जाए. तो हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है कि इन्हीं 6 डेज़ के अंदर अंदर वो काम दिखा दें, अपना असर दिखा दें. इसीलिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में आप देखोगे हमेशा हाई डोजेस होती हैं. जो भी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उसकी हाई डोजेस यूज़ करते हैं, बिकॉज वी वांट कि वो इम्प्लांटेशन ना होने दें, और हम उसे लेते भी लेट है, और वो हम चाहते हैं असर भी जल्दी करे, तो उसके लिए हमें उन्हें हाई डोज में देना पड़ता है. और लास्ट है अबॉर्शन ड्रग्स. क्या होते हैं, ये भी प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं फीमेल में, ठीक है, पर ये इम्प्लांटेड एम्ब्रॉय पे असर करते हैं, ठीक है. जिस एम्ब्रॉय का इम्प्लांटेशन हो गया है ये उस पे असर करते हैं, ठीक है. उसको इम्प्लांटेशन के बाद असर करते हैं. वो क्या होते हैं, मीजोप्रॉस, मिफिप्रिस्टोन एंड मीथोट्रेक्सेट, वो हम सारे पढ़ चुके हैं अबॉर्शन वाले चैप्टर में, ठीक है. तो आई थिंक नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. कॉन्ट्रासेप्शन, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन और अबॉर्शन क्या होता है. एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में एमरजेंसी होती है कि हम चाहते हैं वो इम्प्लांटेशन ना होने दे, जिसका टाइम 6 डेज़ है, तो वो 6 डेज से पहले ही जो है अपना असर दिखा दे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डोज ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल फॉर एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है. ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है एंड ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है. सो इसके लिए मैं आपको कहूँगी ये क्वेश्चन डालने का मेन पर्पज़ ही ये था यहाँ पे कि जो भी मैं डोजेस आपको बताऊँगी वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कुछ ही डोजेस आपसे पूछी जाती है, जिनमें से एक है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की डोजेस. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. टोटल 6 मेजर्स हैं जिनसे एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, ठीक है. सबसे पहले नंबर 1 पे जो मेथड ऑफ चॉइस है, आई पिल, अनवांटेड 72 और मॉर्निंग आफ्टर पिल, ठीक है. ये तीनों ही इसके नाम है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है. टेबलेट की पिक्चर आ सकती है जिसके ऊपर आई पिल लिखा होगा, ठीक है. इसके अंदर हमारा ड्रग होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है. हमें सबको पता है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल एक प्रोजेस्टेरॉन है. प्रोजेस्टेरॉन को हम हाई डोज में देते हैं. नॉर्मली माला एंड
और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में प्रोजेस्टेरॉन की डोज 150 माइक्स होती है और इसमें इसकी डोज 1.5 mg है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 10 टाइम्स, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो LH सर्ज होता है हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन उसको नहीं होने देता है, इसलिए उसको ब्लॉक कर देता है हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो हैं, फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, एंडोमेट्रियम को बहुत ही ज़्यादा अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन कर देते हैं और ट्यूबल मोटिलिटी को भी कम करते हैं, ठीक है। तो वही जो प्रोजेस्टेरॉन के काम थे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में, वही यहाँ काम है और इन तीनों मैकेनिज्म से ये हैम्पर करता है। इसकी डोज 1.5 mg है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि पहले ऐसे होता था 0.75 mg 0.75 mg की 2 टेबलेट्स आती थी जिनको 12 घंटे के गैप में हमें लेना होता था, ठीक है। तो इसलिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक गोली ली तो दूसरी कब लोगे, 12 घंटे के बाद लेंगे, पहली अगर 0.75 mg ली है। आजकल 1.5 mg की एक ही टेबलेट आती है जिसको कि हमने जो है 1.5 mg की एक ही टेबलेट आती है जिसको हम इकट्ठा ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी बना रही है 0.75 mg की 2 टेबलेट्स, तो उन दोनों में गैप जो है 12 घंटे का होना चाहिए। इस टेबलेट को हमें क्वार्टर्स के विदिन 72 आवर्स लेना होता है और ये फ्रीली अवेलेबल होती है हर मेडिकल स्टोर पे, ओवर द काउंटर ड्रग है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये बहुत ही आराम से मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई डोज ईस्ट्रोजन। जैसे हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन ने कंसीविंग नहीं होने दी, बिल्कुल वैसे ही हाई डोज ईस्ट्रोजन भी नहीं होने देते। ये हाई डोज ईस्ट्रोजन जो है इम्प्लांटेशन को हैम्पर करते हैं, लेकिन ये मैकेनिज्म काम तो करता है, लेकिन ये मैकेनिज्म जो है हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा डोसेज ऑफ ईस्ट्रोजन से नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और बाकी सब मेथड से नहीं होती है, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है। थर्ड है यूएचपी रेजिमेन। यूएचपी ने बोला था कि क्योंकि हम हाई डोज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो फ्रीली अवेलेबल होती हैं हर सेंटर पे, हम उनको यूज़ कर लें, ताकि जो है बहुत ही आराम से इनकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी और किसी को दुकान पे पैसे भी नहीं खर्चने पड़ेंगे और मतलब फ्रीली अवेलेबल सोर्स हो जाएगा। तो इसके लिए यूएचपी ने बोला था क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की हाई डोजेस दोनों ही करते हैं, तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लो और ज़्यादा डोज में ले लो, ठीक है। उस टाइम पे जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती थी उसमें 50 इथेनाइल एस्ट्राडायोल होता था 50 माइक्स और नॉर्जेस्ट्रोल जो है वो 250 माइक्स होता था। तो उसने कहा था 2 सुबह ले लो और 12 आवर्स के गैप पे जो है 2 और ले लो। आजकल जो माला एन आती है कॉन्ट्रासेप्शन या माला डी आती है, उसमें इथेनाइल एस्ट्राडायोल 30 होता है और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो है वो 150 होता है। तो इसलिए आज अगर आप किसी को आपने एडवाइस करना है यूएचपी रेजिमेन से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, तो आप 4 टेबलेट्स स्टैट एंड देन आफ्टर द गैप 4 टेबलेट्स लोगे, क्योंकि आजकल जो डोसेज है वो हाफ हो गई है, ठीक है। और इसको भी हमने 72 आवर्स में ही कंप्लीट करना होता है ये कोर्स। एंड देन द फोर्थ ड्रग इज mifepristone. Mifepristone is an anti-progestin drug and as it is anti-progesterone, so ये implantation inhibit करती है, ठीक है। and इसकी डोज जो है वो 10 to 50 mg है, ठीक है। जो टेलीग्राम ग्रुप पे हैं स्टूडेंट्स उन्हें पता है कि एक बार FMG दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें 10 to 50 mg के बीच की कोई भी ऑप्शंस नहीं थी, तो उसमें हमने 600 mg डोज मार्क की थी क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में मिफेप्रिस्टोन 600 mg आती थी, ठीक है। तो 10 to 50 mg भी काम करती है और ये इसकी मिनिमल डोज है एंड इसको 72 आवर्स में लेना है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। सो आई होप इसके रिलेटेड जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया है। अभी जो 2 मेथड्स हम करेंगे, ठीक है, वो मेथड्स जो है
अभी जो हमने 4 मेथड्स पढ़े, हाई डोज ईस्ट्रोजन, हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन, कंबाइन ऑफ बोथ एंड मिफेप्रिस्टोन, चारों की चारों मेथड 72 आवर्स में काम करते थे। अभी जो हम मेथड पढ़ेंगे, 2 मेथड्स और हैं, वो 5 डेज तक, आफ्टर 5 डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स वो काम कर सकते हैं। ठीक है, यही ये क्वेश्चन है। वुमेन पोस्ट क्वाइटस 96 आवर्स, सो 96 आवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 4 डेज। 4 डेज के बाद वो आई, तो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होगा? सो ऑप्शंस है OCPs, IUCD, मिफेप्रिस्टोन एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। सो OCPs की हायर डोज हम नहीं दे सकते हैं इसको, मिफेप्रिस्टोन भी हमने पढ़ लिया है, 72 आवर्स तक ही एक्ट करता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल जो है हम नहीं दे सकते हैं। IUCD हम इसको दे सकते हैं, बिकॉज जो अभी हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं वो 5 डेज तक जो है काम करते हैं। ठीक है, सो हियर आर दी, सो उनमें से एक तो टेबलेट है, यूलिप्रेस्टाल है। सो व्हाट इज़ यूलिप्रेस्टाल, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है पीछे। इट इज़ अ सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, इट इज़ अ सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इट इनहिबिट्स द इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है, और इसकी डोज 30 mg है। नीट PG में इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द डोज ऑफ यूलिप्रेस्टाल 30 mg। ये 5 डेज तक जो है ये काम कर जाती है, और ये भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में। ठीक है, नंबर 6 मेजर ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन वो कॉपर टी है, इसमें ड्रग कॉपर है। ठीक है, और ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है, इसको हम 5 डेज तक जो है हम दे सकते हैं, और कॉपर टी आप सबको पता है इट इज़ फ्रीली अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, सो copper tea and ulipristal they can be given up till 5 days, और हाई डोज ईस्ट्रोजन, हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल पिल जिसे जो होती है, एंड combined UGP regimen, combined estrogen progesterone high dose, and mifepristone anti-progestin, they can be given only up till 72 hours. Now let's see the questions as we have read the now the topic. Let's do the question. Not uses emergency contraception. ठीक है, so danazol, copper tea, RU486 and high dose estrogen. Now you can see that danazol was not used, so answer of choice here is danazol. RU486 is the another name of the mifepristone, and it is its chemical, it indicates its chemical nature. Okay. The next question was dose of levonorgestrel for emergencies. Here the answer is B, 1.5 mg within 72 hours. The third question was post coitus 96 hours, IUCD can be used. Okay, so now let's move to the next topic. The next topic here is preferred mode of contraception in lactation. What is the preferred mode of contraception in lactation? So now you can guess that our next topic is progesterone only contraceptions. So some contraception measures, they contains only progesterone, and now we are going to discuss those measures. Okay, so let's see what is the now you know that progesterone only measures they as in name is suggesting इनके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, और जो हमने पढ़ा था कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल में जो ईस्ट्रोजन कंपोनेंट होता है वो लैक्टेशन को सप्रेस करता है। तो इनमें क्योंकि ईस्ट्रोजन है ही नहीं तो लैक्टेशन सप्रेस नहीं होगा, तो ये लैक्टेशन में दे बिकम अ मेथड ऑफ चॉइस। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अपने आप में एक स्टेरॉयडल कंपाउंड है, इसलिए इसको हम इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड में नहीं देते हैं, बिकॉज इट इज़ अ लिपिडोजेनिक। ठीक है, एंड मोर ओवर क्लॉटिंग फैक्टर्स आर ऑल्सो इंक्रीज। तो पोस्टमार्टम पीरियड जैसे ही 6 वीक्स के बाद ख़त्म होता है तो देन वी कैन गिव एनी प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, वी कैन गिव आफ्टर 6 वीक्स। कुछ है जो जल्दी दे सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि 6 वीक्स के बाद तो सभी दे सकते हैं। ठीक है, मेन साइड इफेक्ट ऑफ ऑल द प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रासेप्शन इज इरेगुलर ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, ब्लीडिंग,
समटाइम्स हाई फ्लो एंड समटाइम्स स्मॉल फ्लो, इसके यूसेज से होता ही होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन को जब हम डे 1 ऑफ द साइकिल से देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता है कि प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है ये एंडोमेट्रियम को, ईस्ट्रोजन का काम होता है कि एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करती है, और प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि वो एंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज करवाता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज कराता है और प्रोलिफरेट नहीं होने देता। तो जब हम डे 1 ऑफ द साइकिल पे इसको दे देते हैं तो ये एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट नहीं करने देता, सो इसलिए ये मेनोरेजिया नहीं होने देता। एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट ही नहीं करती है तो फिर जो है पीरियड्स में एक्सेसिव लॉस, जिसे हम मेनोरेजिया बोलते हैं, वो नहीं होता है, ठीक है। एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया नहीं होता है, फिर मेनोरेजिया नहीं होता है। सो इसके कॉन्टीन्यूस यूज से एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। सो प्रोजेस्टेरॉन व्हेन गिवन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल डोंट लेट एंडोमेट्रियल ग्लैंड टू प्रोलिफरेट एंड इट कॉजेज द एंडोमेट्रियल एट्रोफी। सो अगर किसी लेडी को मेनोरेजिया है तो उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है और उसका कॉन्ट्रासेप्शन भी हो जाता है। तो सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, या जैसे हम मिनी पिल भी बोलते हैं, ठीक है, जो पुरानी पिल थी उसके अंदर जो है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल होता था, ठीक है, वो सिर्फ सर्वाइकल म्यूकस पे ही काम करती थी, ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती थी मेनली, और स्पर्म को एंटर नहीं करने देती थी। जो अब नई डिजोजेस्ट्रॉल वाली पिल्स आई हुई हैं वो ओव्यूलेशन को भी कम करती हैं और सर्वाइकल म्यूकस को भी थिक करती हैं, ठीक है। एंड इस पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स के साथ बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि इनको रोज़ एक ही टाइम पे लेना पड़ता है। जैसे मान लो मैं ले रही हूँ तो मैं रोज़ उसको 8 बजे ही लूँगी, ठीक है। अगर मैंने आज 8 बजे लिए तो कल भी 8 बजे लूँगी। अगर मैंने 9 भी कर दिए तो थोड़ा सा भी इधर उधर भूल चूक हो गई टाइम में तो उसका कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन फेल हो जाता था। इसलिए इन पिल्स को कभी क्लाइंट्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। 1 घंटे का इधर उधर तो बहुत आराम से हो जाता है। सो दे वर नॉट एक्सेप्टेबल इन द मार्केट, बट स्टिल यू शुड नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द नॉन एक्सेप्टेबिलिटी। तो जब हमें ये पता चला कि सिर्फ इसी वजह से जो है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल एक्सेप्ट नहीं हो रही है, सो हमने इसके सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन तैयार कर लिए, ठीक है, जिसमें लेना नहीं पड़ता था, बॉडी में हम डाल देते थे सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन और वो अपने आप ही जो है बॉडी से रिलीज होते रहते थे, जैसे डेपोट, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इम्प्लांट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया होगा। प्रेफर मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन सीसी का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्शन इन लैक्टेशन इज IUCD, इंजेक्शन, DMPA, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो देखिए इसमें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो दे ही नहीं सकते हैं लैक्टेशन में, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, इंजेक्शन, डंपा, ठीक है, इसे डंपा भी बोलते हैं, एंड IUCD हम तीनों ही दे सकते हैं। लेकिन जो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस है उसको आप तभी टिक करोगे ये जब जो है स्पेशली लिखा होगा पोस्ट प्लेसेंटल। सो पोस्ट प्लेसेंटल अगर कोई मेजर ऑफ चॉइस है तो वो IUCD है, अदरवाइज जो है ये मेजर ऑफ चॉइस जो है नहीं होते। अदरवाइज लैक्टेशन में मेजर ऑफ चॉइस जो है वो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल ही होता है, बिकॉज IUCD इंक्लूड्स अ प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग, ठीक है। और अगर पोस्ट प्लेसेंटल हम उसे डालते हैं तो उसमें कोई स्पेशल उसे आना नहीं पड़ता एंड कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। एंड इंजेक्शन DMPA इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल, right? So that is why these both are not due to their availability and a procedure related issue of IUCD. It is not a contraception of choice. The contraception of the choice in lactation is still injection, is still progesterone only pill, though no doubt we can give IUCD and injection DMPA both in lactation. Okay, so yes, I was discussing dose of progesterone release per day in Mirena,
ठीक है। सो व्हाट इज़ मेरेना, व्हाट आर द अदर सस्टेन्ड रिलीज मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो मैंने आपको बताया कि हम नहीं दे सकते थे कॉन्ट्रासेप्शन, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स की अच्छी कंप्लायंस नहीं रही, क्योंकि इसे रोज़ लेना पड़ता और 1 घंटे की भी देरी हो जाती थी, तो लोग इसे नहीं इसका कॉन्ट्रासेप्शन मेजर फेल हो जाता था, ठीक है। तो इसकी सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बनाए गए जो दिए जाते हैं, जैसे कि इंजेक्शन डंपा की फुल फॉर्म होती है डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट इज अ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नाउ ये जो भी हम तीनों पढ़ेंगे सस्टेन रिलीज, क्योंकि ये वाया ओरली नहीं जा रहे हैं लाइक प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, तो इनका लिपिड और फैट मेटाबॉलिज्म पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है। इनका लिपिड और फैट मेटाबॉलिज्म पे कोई असर नहीं हो सकता है, इसलिए इनको हम इवन की प्रेगनेंसी में 6 वीक से पहले भी दे सकते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स को नहीं दे सकते, और ये बिल्कुल भी इनका असर नहीं होता है लिपिड और फैट मेटाबॉलिज्म पे। और इंजेक्शन डंपा की एडवांटेज है कि ये सिकल सेल एनीमिया और एपिलेप्सी पेशेंट में उनकी इस प्रॉब्लम को ठीक भी करती है कुछ हद तक, ठीक है। सो इंजेक्शन डंपा जो इंजेक्शन है वो 150 mg का आता है और इसको 3 मंथ्स के लिए देते हैं, ठीक है। इमिप्लेनॉन एक इम्प्लांट है जिसको हम लेफ़्ट आर्म में जो है लेफ़्ट आर्म में नॉन डोमिनेंट आर्म में अंदर डाल देते हैं। ये 3 इयर्स का होता है और इसके अंदर एडवांस्ड प्रोजेस्टेरॉन है डीजोजेस्ट्रॉल, और इसकी एक ही रोड होती है, ठीक है। सो दे आर कॉस्टली एंड दे आर नॉट सो फ्रीली अवेलेबल, ठीक है, बट येस दे आर वेरी गुड, ठीक है। लीवोनॉर्जेस्ट्रल IUCD या मेरेना जिसे हम कहते हैं, ये एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ठीक है, और इसको हम यूट्रस में रख देते हैं। ये 5 साल के लिए होता है, ठीक है। रिसेंटली पिछले साल इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी इसकी डोज डेली डिलीवर होती है, तो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल IUCD के अंदर टोटल 52 mg ऑफ, इसका मेरेना भी कहते हैं, उसमें 52 मिलीग्राम ऑफ टोटल जो है वो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल होता है, और डेली 20 माइक्स डिलीवर करता है। जब देखो डेली डिलीवर करना है तो वो माइक्स में ही होगा, तो इसलिए 2 ऑप्शंस हमारे कट हो जाते हैं। माइक्स वाले 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, 20 माइक्स या 52 माइक्स, ठीक है। तो इन टोटल जो है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, 52 mg की टोटल उसके अंदर लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल होता है और डेली 20 माइक्स रिलीज होता है, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर्स होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस ऑल दिस। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट किस में यूज़ किया जाता है? फ्रॉम नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड द टॉपिक। द टॉपिक इज परमानेंट स्टरलाइजेशन। यस, द टॉपिक इज परमानेंट स्टरलाइजेशन, ठीक है। सो परमानेंट स्टरलाइजेशन मेल्स में भी हो सकती है एंड फीमेल्स में भी हो सकती है, ठीक है। जो मेल्स में हम वॉस डेफरेंस को कट करते हैं और इसलिए उसको वेजेक्टॉमी बोलते हैं, और फीमेल्स में हम फॉलोपियन ट्यूब को कट करते हैं इसलिए उसे ट्यूबेक्टमी बोलते हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट वेजेक्टमी टेक्निक है वो नॉन स्कैल्पल है, जिसको हिंदी में चीरा रहित भी बोलते हैं, चीरा रहित नसबंदी, ठीक है। और वो लेटेस्ट है, इसके अंदर हम जो है इस तरह से एक छोटे से ब्लेड से स्क्रॉटम की स्किन को इस तरह से करते हैं, मतलब करते हैं छोटे से ब्लेड से, या एक स्पेशल फोर्सेप होता है उससे उसको कर देते हैं, बट हमें स्कैल्पल या बड़ा चीरा नहीं देना होता है, ठीक है। इसका जो मेन डिसएडवांटेज है कि नॉन स्कैल्पल वेजेक्टॉमी का या हर वेजेक्टॉमी का जो मेन डिसएडवांटेज है हम उसमें जो है वास डेफरेंस को लाइगेट करते हैं, तो वास डेफरेंस के बाद का जो डिस्टल टू ब्लॉकेज जो ट्यूब है, ठीक है, हाँ, डिस्टल टू ब्लॉकेज जो ट्यूब है, एपिडार्मिस है एंड जो भी डिस्टल टू उसके सारा पड़ा है, जेनाइटल मेल जेनाइटल ट्यूबिंग्स जो पड़ी हैं उसके अंदर जो है स्पर्म्स होते हैं, और वो स्पर्म्स जो है
वो 3 मंथ्स तक इवन आफ्टर वेजिक्टमी उनसे कंसीविंग हो सकती है। ठीक है, सो मेन डिसएडवांटेज इसका है कि वेजिक्टोमी करवाने के बाद 3 महीने के बाद जो है स्टर्लिटी आती है। स्टर्लिटी इज़ नॉट इमीडिएट। इसका रीज़न है कि पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस डिस्टल टू द ब्लॉकेज उसके अंदर स्पर्म होते हैं और वो 3 महीने तक रहते हैं, और जो है वो इसलिए 3 महीने तक पेशेंट को और वेट करना पड़ता है टू गेट स्टरलाइज। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द, इसमें जो है ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब होती है, उसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, एंड यूजली जो है हम इस्थमस पार्ट जो होता है, फॉलोपियन ट्यूब के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल यूट्रस से हम बाहर की तरफ चलें, ओवरी की तरफ चलें, तो सबसे पहले इंटरस्टिशियम आता है, उसके बाद इस्थमस आता है, और उसके बाद एम्पुला आता है, और उसके बाद इनफंडिबुलर पार्ट आता है। तो हमेशा हम इस्थमस को ही लाइगेट करते हैं, बिकॉज इस यहीं पे ही रीकैनलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रीकैनलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वी ऑल नो दैट इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसीजर, स्टिल who knows what tragedy can happen with patient। तो इसलिए हम हमेशा इस्थमस को ही पार्ट को कट करते हैं, क्योंकि इससे रीकैनलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एंड इसको ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए जो है 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है मिनी लैप और दूसरा होता है लेप्रोस्कोपी। ठीक है, मिनी लैप मतलब लेप्रोटमी, यानी छोटा सा इंसीजन देते हैं हम, 2 सेंटीमीटर का इंसीजन देते हैं, उसे इसलिए इसे मिनी लैप बोलते हैं। प्लीज़ मिनी लैप से कोई भी जना लेप्रोस्कोपी नहीं समझेगा। ठीक है, मिनी लैप मीन्स स्मॉल लेप्रोटमी, क्योंकि इसमें इंसीजन 2-3 सेंटीमीटर का ही होता है, इसलिए। ठीक है, एंड लेप्रोस्कोपिकली मीन्स लेप्रोस्कोप से करना। ठीक है, सो लेप्रोस्कोपी सर्जरीज जो हैं पोस्टमार्टम हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड मिनी लैप को हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोस्टमार्टम हम कौन से डे तक मिनी लैप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, और मिनी लैब भी जो हम करते हैं वो भी हम 7 डेज तक ही कर सकते हैं। आज जो डिलीवरी हुई है उसके हफ्ते तक ही मिनी लैब कर सकते हैं। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि हफ्ते तक ही यूट्रस पेल्विक ऑर्गन होता है, उसके बाद वो नीचे चला जाता है, फिर फॉलोपियन ट्यूब्स आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने मिनी लैब जो है वो पोस्टमार्टम करनी है 7 डेज तक। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम मिनी लैब कब तक कर सकते हैं। तो वी कैन डू ओनली अप टिल 7 डेज। ठीक है, क्योंकि उसके बाद यूट्रस पेल्विक ऑर्गन हो जाता है। मोस्ट कॉमन टेक्निक जो है वो मिनी लैब की वो मॉडिफाइड पोमरॉय टेक्निक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हियर इज इट, मोस्ट कॉमन जो टेक्निक है मिनी लैब की, वो जस्ट अ मिनट, यस, जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है मिनी लैब की वो मॉडिफाइड पोमरॉय टेक्निक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने ये फॉलोपियन ट्यूब को उठा लिया। ठीक है, आइडेंटिफाई करके ये हमने बॉबकॉक्स फोर्सेप्स से उठाया है। इससे इंजरी कम होती है, इसीलिए यही वाला फोर्सेप लेते हैं। ठीक है, और फिर हमने इसको नंबर B इसको लाइगेट कर दिया। इस पार्ट को हमने उठा लिया और फिर हमने यहाँ पे इसको जो है लाइगेट कर दिया। सो नंबर 2 इज लाइगेट। ठीक है, नंबर 1 स्टेप वॉज लिफ्टिंग, नंबर 2 स्टेप इज लाइगेटिंग विद सूचर, नंबर 3 है इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, जो है इसको हम फिर कट कर देते हैं, और नंबर 4 है इस तरीके से फिर ये दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, हमने थ्रेड नहीं निकाला है, वो उसी तरह से इस तरह से हो जाता है। ठीक है, चलिए, सो मोस्ट कॉमनली मेथड यूजेस मॉडिफाइड पोमरॉय टेक्निक। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज
नॉन स्कैल्पल हाँ जी, तो ये क्वेश्चन था, इंस्ट्रूमेंट इज दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन लैब स्टरलाइजेशन, एक्टोपिक रिमूवल, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन एंड लैब सिस्टेक्टमी। तो ये हम लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी में यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है, लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी में यूज़ करते हैं। सो इस तरह से जो ये बने होते हैं होल्स, आपको पता ही होगा कि ये लेप्रोस्कोपिक वाले होते हैं, ठीक है, और इस तरह से इनके आगे इस यूँ होते हैं, ये जो है फैलोपियन ट्यूब को होल्ड कर लेता है। और थोड़ा सा आपको डिटेल में और देखना पड़ेगा कि इसके लास्ट पे ना ये वाइट कलर की एक जो है रिंग है, ठीक है। सो पीछे से जब हम उसको पुश करते हैं तो ये रिंग जो है ये फैलोपियन ट्यूब पे चली जाती है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब थी, इसको पोंग ने पकड़ लिया, ठीक है। अब हम पुश करके इसके ऊपर रिंग लगा देंगे, तो इसको रिंग्स लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन बाय रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन नीट पीजी 2020। यस, okay, so let's move to this non-scalpel vasectomy. False is hematoma in 5%. This is correct. Sexual function is rarely affected. No, it is not affected. It is rarely affected. It is true. Sterility immediately नहीं। वेजिक्टोमी में एक ही बात अगर आपको याद रखनी हो तो वो यही याद रखनी है कि जो स्टेरिलिटी है वो 3 मंथ्स के बाद आती है। और उस कई बार अगर कन्फर्मेटरी हमें स्टेरिलिटी पता करनी है तो वो जो है वो हमें सीमन एनालिसिस करवा के उसमें 0 स्पर्म्स देखने होते हैं और 20 इजैक्यूलेशंस के बाद भी स्टेरिलिटी आती है। अगर दोनों में कंपेयर करना है 3 मंथ्स पे आती है या 20 इजैक्यूलेशंस पे आती है तो उसका आंसर है जो भी बाद में है, ठीक है। तो बेस्ट कन्फर्मेटरी आंसर तो यही होता है कि जो है स्टेरिलिटी कंफर्म करनी है 3 मंथ्स के बाद आई कि नहीं आई तो एक सीमन एनालिसिस करवा लो, ठीक है। एक और बात मैंने आपको बतानी थी, कई बार क्वेश्चन आता है कि आप एडवाइस क्या दोगे, 3 मंथ्स तक एब्सटिनेंस रखो या 3 मंथ्स तक कॉन्डम यूज़ करो। तो बिकॉज एब्सटिनेंस इज नॉट अ प्रैक्टिकल एडवाइस, सो आंसर शुड बी 3 मंथ्स के बाद कॉन्डम यूज़, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है सेकंड थर्ड लास्ट टॉपिक है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होते हैं बेटे? नेचुरल मेथड होता है कुछ भी मत यूज़ करो, सिंपली जो है नॉलेज से कॉन्ट्रासेप्शन करो, ठीक है। नेचुरल मेथड में क्या होता है कि हमें पता है कि 14 अगर किसी लेडी फीमेल की रेगुलर साइकिल्स हैं तो 14th डे ऑफ द साइकिल पे जो है ओवम रेडी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उस 14th डे से हफ्ता पहले और हफ्ता बाद में एब्सटिनेंस रख लो क्योंकि वो एक अनसेफ पीरियड है, ठीक है। उस 14th डे पे हफ्ता पहले और हफ्ता बाद में एब्सटिनेंस रख लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो सेफ पीरियड कौन सा हुआ? अनसेफ पीरियड तो वो हुआ जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो सेफ पीरियड हुआ फर्स्ट 7 days एंड द लास्ट 7 days, ठीक है। सो 50% ऑफ द टाइम तो उनको एब्सटिनेंस रखना पड़ा, राइट। सो सेफ पीरियड इज द फर्स्ट 7 days एंड द लास्ट 7 days। इसको बिलिंग मैथड भी बोलते हैं, रिदम मैथड भी बोलते हैं और बिहेवियरल मैथड भी बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन डेज कौन से होते हैं? अगर किसी को पहचानना है किसी फीमेल को तो अब हमें पता है ओव्यूलेशन के आसपास ईस्ट्रोजन मैक्सिमम हो जाता है और जब ईस्ट्रोजन मैक्सिमम होता है तो सर्वाइकल म्यूकस बहुत थिन हो जाती है। तो जब हमें जो है वेजाइना में थिन सी म्यूकस फील हो तो इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन होने वाला है। और अगर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो थर्मोजेनिक हार्मोन होता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है तो इसका मतलब ओव्यूलेशन हो गया है,
ठीक है। अगर सर्वाइकल म्यूकस हमें उसे लेडी को वेजाइनल डिस्चार्ज थिन वेट फील होता है वेजाइना, इसका मतलब है सर्वाइकल म्यूकस थिन हो गई है और अभी ओव्यूलेशन होने वाला है, ठीक है। एंड अगर उसका टेम्परेचर वो डेली नोट कर रही है तो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ओव्यूलेशन हो गया है, बिकॉज प्रोजेस्ट्रोजन इज अ थर्मोजेनिक हार्मोन। सो दिस वाज अबाउट द नेचुरल मेथड। दिस इज FMG जून 22 क्वेश्चन, ठीक है। कुछ लोग कहते होते हैं कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चन नहीं आता है, जून 22 में आया है, ठीक है। व्हाट डज दिस कंटेन, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली टूडे नाम का एक वेजाइनल स्पॉन्ज है, इसके अंदर स्पर्मिसाइडल जेली होती है नॉनॉक्सिनॉल 9। सो इसका आंसर था बी, नॉनॉक्सिनॉल 9। इट कंटेन्स अ स्पर्मिसाइडल जेली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द बैरियर मैथड, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द बैरियर मैथड? बैरियर मैथड जो है इसमें हम एक बैरियर डाल देते हैं ताकि स्पर्म जो है वो फीमेल तक ना जा सके, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ना जा सके। ये मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल्स भी यूज़ करते हैं। मेल कॉन्डम मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, क्योंकि जो है फीमेल कॉन्डम का ट्रेड नेम फेमिडोम होता है, ठीक है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स भी होती हैं फीमेल्स की यूज़ करने वाली, मेल्स के लिए सिर्फ कॉन्डम होता है यूज़ करने के लिए। अगर ये अपनी जगह पे अगर हम 24 आवर्स से ज़्यादा छोड़ देते हैं फीमेल की जो यूज़ करती हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या स्पॉन्ज, तो इन्फेक्शन होने का चांस होता है और कई बार टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी नोट किया गया है। दे हैव वेरी हाई फेलियर रेट ड्यू टू देयर लेस एफिशिएंसी। इनका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत पुअर होती है और इनको जो है इनकी आइडियल यूज़ करने का तरीका है वैसे कोई भी यूज़ नहीं करता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, इनके अंदर स्पर्मिसाइडल जेली होती है इनका फेलियर रेट कम करने के लिए, और वो स्पर्मिसाइडल जेली के केमिकल जो है वो नॉनॉक्सिनॉल 9 है, ठीक है। चलिए, ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन है, ये मेल कॉन्डम्स हैं, ठीक है। ये सर्वाइकल कैप है, ये स्पर्मिसाइडल जेली है नॉनॉक्सिनॉल 9, ये फीमेल कॉन्डम है। एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये क्या है, तो बहुत जो बड़ा सा होता है और बहुत जिसकी ओपनिंग वाइड होती है वो फीमेल कॉन्डम होता है, और ये डायफ्राम है, ठीक है। सर्वाइकल कैप हैट की तरह लगती है एंड डायफ्राम सेमी सर्कुलर होता है। ये टूडे है, इसके अंदर वेजाइनल स्पॉन्ज होती है और उस स्पॉन्ज में स्पर्मिसाइडल जेली होती है। बेटा ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं हैं, ये जो है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है, ये वेजाइनल रिंग है और ये बर्थ कंट्रोल पैचेस हैं। इनके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों हैं। सो दे आर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दे आर नॉट बैरियर्स, ठीक है। तो हर रिंग, हर उसको अलग सी शेप को आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन ना समझें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है पर्ल इंडेक्स। क्वेश्चन FMG जून 2018 में आया था कि पर्ल इंडेक्स क्या होता है। पर्ल इंडेक्स का मतलब होता है एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज होना इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पर्ल इंडेक्स क्या होता है। पर्ल इंडेक्स इज़ लोएस्ट इन, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये किसी एग्ज़ाम में नहीं आया है। सबसे कम जो पर्ल इंडेक्स जो है वो ट्यूबेक्टमी और वेजिक्टॉमी का भी नहीं है, वो इम्प्लांट इमीप्लेनॉन का है, ठीक है। वो इम्प्लांट इमीप्लेनॉन का है, मतलब ये इमीप्लेनॉन इम्प्लांट जो है ये कहीं ज़्यादा इसका कम फेलियर रेट है, इवन सर्जरीज को भी मात देता है ये फेलियर में, ठीक है। सर्जरीज फेल हो जाती हैं, ये नहीं फेल होता है, इज द लीस्ट टू फेल। लेट्स सी पर्ल इंडेक्स। इस पर्ल इंडेक्स का मतलब होता है कि कॉन्ट्रासेप्शन कितना फेल हो सकता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं पर 100 वुमेन ईयर, ठीक है। HWY, ठीक है, HWY होता है पर 100 वुमेन ईयर का मतलब क्या होता है HWY? इसका मतलब होता है कि अगर इसे 100 वुमेंस एक साल के लिए यूज़ करती है तो कितनी वुमेंस प्रेग्नेंट होंगी,
ठीक है। तो वाजेक्टॉमी आपको ये पता होना चाहिए कि वाजेक्टॉमी कहीं ज़्यादा मतलब उसका फेलियर रेट कम है एज़ कम्पेयर टू ट्यूबेक्टमी। सो वाजेक्टॉमी शुड ऑलवेज बी प्रमोटेड। वाजेक्टॉमी का फेलियर रेट 0.1 है, ट्यूबेक्टमी का 0.2 है, और इमीप्लेनॉन इम्प्लांट का उसका 0.05 है, ठीक है। और कॉपर टी का 0.5 है, और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का 0.6 है। लगभग दोनों का बराबर है, कॉपर टी एक स्टेप आगे है, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स का 1 to 2 है, क्योंकि इसको कोई टिपिकली यूज़ करता ही नहीं है, हर कोई भूल जाता है आगे पीछे लेना। बैरियर्स का आइडियल यूसेज से 2 है, बट कोई इसको आइडियली यूज़ करता ही नहीं है, तो इसलिए इसका 20 हो जाता है, सो मच। नेचुरल मैथड का 25 है। सो बैरियर मैथड की टिपिकल यूसेज और नेचुरल मैथड का 25 है। सो इट्स बेस्ट कि आप फिर नेचुरल मैथड ही यूज़ कर लीजिए, ठीक है। लार्क क्या होते हैं? लार्क होते हैं एक बार 1 महीने में एक ही बार उस मेथड को याद करना पड़े या लेना पड़े, तो उसके अंदर कॉपर टी, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, लाक की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, पर वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए और वो लंबा ही भी काम करे। लंबा कितना लंबा? 1 महीने में एक बार उसको जो है यूज़ करना पड़े, ठीक है। तो उसके अंदर कॉपर टी, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल यूज़ कम से कम, ज़्यादा चाहे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 5 साल तक हो जाए, लेकिन 1 महीने में एटलीस्ट 1 महीने में एक बार उसको यूज़ करना पड़े, तो वो लॉन्ग एक्टिंग की कैटेगरी में आएगा, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपने कि इसमें इंजेक्शन डंपा भी आते हैं, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग इंटरवल नहीं होता। इंजेक्शन डंपा आपको पता है 3 मंथ्स के बाद लगवाना पड़ता है, क्योंकि ये 1 मंथ से ज़्यादा इंटरवल है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में, ऑल आर लार्क एक्सेप्ट। तो इसके अंदर आंसर था लैब ट्यूबल लाइगेशन, क्योंकि हमने पढ़ा होता है कि लेप्रोस्कोपी ट्यूबल लाइगेशन जो है हम इस्तेमस पे करते हैं ताकि उसका रिकैनलाइजेशन हो सके, बट एनी वेज इट इज़ कंसिडर्ड अ परमानेंट मेजर ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है। दो वी प्रेफर डूइंग द ट्यूबेक्टमी एट इस्टमस, लेकिन बहुत कम ट्यूबेक्टमी रिवर्स होती हैं, रिकैनलाइज होती हैं, और आगे जाके बहुत कम को कंसीव होता है। इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड अ परमानेंट, ठीक है। तो इसको आप लाख में नहीं डालोगे, ठीक है। सो लेट्स सी 2 इमेजेस आर लेफ्ट। ये एक इमेज है मिरेना की और ये इमेज है कॉपर टी की। ये लास्ट में डाली गई थी बिकॉज इजी इमेजेस भी आती हैं। सो आप देख सकते हो जिसमें कॉपर कलर की वायर है वो कॉपर टी है, और इस तरह से जो ये कोटेड सी पड़ी है इसके अंदर लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल होती है, तो ये मिरेना है, ठीक है। this one is copper tea. That's all about the contraception chapter. See you soon in the next video. Do practice all the MCQs. My telegram channel for practicing the MCQ is @DRRANAOBG. उसमें सारे 5 years एग्ज़ाम के INI-CT, नीट PG और FMG के 5 years के हर टॉपिक के PYQs जो है सेपरेटली मैं देती हूँ, और काफ़ी लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप यू ऑल्सो सब्सक्राइब इट एंड टेक द एडवांटेज ऑफ इट। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस पे वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी जॉय।